हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखकर इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना क्योंकि यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी का है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो दोस्तों सभी प्रश्नों को याद कर लेना क्योंकि यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी का है दोस्तों। ठीक है, और सभी प्रश्नों को आप रट्टा मार लेना। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों टाइम नहीं गवाएंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस बार के एग्जाम में मैट्रिक बोर्ड के लिए आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों एक बात को ध्यान देना कि आपका जो संस्कृत होता है ना, संस्कृत का एक बुक होता है प्यूसम, जिसमें से 50 नंबर का आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसी 50 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वो किताब होता है वो बहुत ही पतला होता है और उसी पतले किताब में से आपके बोर्ड में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से मतलब कि सभी प्रश्नों को याद करना। ठीक है, क्योंकि यह वहीं से यह प्रश्न आया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग। कितने लोग थे? 4 लोग, और चारों लोग आलसी थे। आलसी थे, ये 4 लोग क्या थे? तो आलसी थे, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? इसका आंसर कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि संसार में बच्चों का रक्षक माता ही होती है। ठीक है, माता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क, आप लोग याद रखना। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो इसका आप लोग अगर इसके बारे में आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर आप बता देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो तो संस्कृत में दिया है। मान लेते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्र है वो 24 मंत्र है, लेकिन यहाँ पर तो 24 नहीं दिया है। मैं तो यहाँ पर तो इसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर संस्कृत में ऑप्शन नंबर ख में लिखा गया है चतुर्विशति। चतुर्विशति इसका मतलब क्या होता है? 24 होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 24 होता है। आप लोग याद रखना क्या होता है फ्रेंड्स, तो 24 होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग याद रखना। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड में किसी न किसी सन में पूछा गया है दोस्तों। वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर में है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो दोस्तों याद रखना मैत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मैत्री। मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? किस लेखिका का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग, सुलभा। सुलभा का उल्लेख मिलता है महाभारत में, सुलभा लेखिका का उल्लेख मिलता है, याद रखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मैथ का मतलब पूरी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हो, या फिर मैथ का जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप लोग करते हैं तो उसका तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग हमारे जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आपको मैथ का हर चैप्टर बाई का ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है। आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखकर याद कीजिए, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको मैथ का चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करके आपको बताया गया है कि इसका आंसर कैसे मिला है और कैसे इसका आंसर आया है, और सभी प्रश्न आपके जो बोर्ड में पूछा गया है उसका भी सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आप लोग जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो का या फिर प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसका भी वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर दोस्तों कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या हो जाएगा? मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो सभी प्रश्न है ना, यहाँ पर जितना भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न किसी सन में पूछा गया है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। दोस्तों अगर आप लोग भारत महिमा पाठ का जो कहानी है वो अगर पढ़े होंगे तो जो उसका द्वितीय श्लोक है वो किससे संकलित है आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, भगवत पुराण से वो संकलित है। किससे? तो भगवत पुराण से। ठीक है, और जो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जाए कि जन्म पूर्ण संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जन्म से पहले कितने संस्कार पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मानव जीवन में प्रायः कितने संस्कार होते हैं। तो आप लोग कभी बताना 16, यानी कि मानव जीवन में टोटल कितने संस्कार होते हैं? तो 16 होते हैं। कितने? तो 16।
लेकिन वहाँ पर 16 नहीं लिखा होता है, सोडस लिखा होता है, ऐसे सोडस लिखा होगा, ऐसे सोडस करके लिखा गया होगा, कैसे, ऐसे सोडस करके। तो आप इसी पर टिक मार देना, किस पर, आप इसी पर टिक मार देना, सोडस लिखा गया है और उसी पर टिक मार देना, क्योंकि जो सोडस यानी कि 16 को हम लोग सोडस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार पाए जाते हैं, जिसका संस्कृत में लिखा गया है त्रय। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, त्रय। त्रय का मतलब होता है 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर की सतपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर कोई व्यक्ति इसका आंसर नहीं पता होगा ना उस व्यक्ति को, तो वो भी इसका आंसर बता देगा। कैसे बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन 2 बार पढ़ेगा तो उसको मालूम चल जाएगा, ठीक है। एक बार तो मैं पढ़ दिया हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है। सप्तपदी मतलब क्या होता है, 7, यानी कि 7 फेरे हम लोग किस संस्कार में लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि विवाह संस्कार में 7 फेरे लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, विवाह। क्योंकि विवाह में ही यह जो क्रिया है संपन्न होती है, ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो किस ग्रंथ का है दोस्तों, याद रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत का। इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत का, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर दोस्तों कि धर्म की रक्षा किससे होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाली बात है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है दोस्तों, तो धर्म की रक्षा विद्या से होती है, या फिर वृत्ति से, या फिर सत्य से। तो धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से ही होती है। धर्म का मतलब ही होता है सत्य के राह पर चलना। धर्म का मतलब होता है सत्य की राह पर चलना, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। तो दोस्तों याद रखना, मंदाकिनी वर्णम में जो अयोध्या कांड के बारे में किया गया है बात, यानी कि रामायण के बारे में थी, तो अयोध्या कांड हो ही गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अयोध्या कांड के बारे में मतलब संकलित किया गया है मंदाकिनी वर्णम में, ठीक है। जिसके लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड में हजारों बार पूछा जा चुका है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो होता है वो उपनिषद से संकलित होता है। किसमें, उपनिषद से, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर देखिए। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि अड़ो अड़ियान महत्व डैश डैश महिमा नमात्मन मंत्र किस उपनिषद से मतलब कि संग्रहित है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप लोग ये भी मंगलम पाठ से मतलब कि यह क्वेश्चन है मंगलम पाठ का, मंगलम पाठ चैप्टर 1 का ये प्रश्न है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर सुनिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कठोपनिषद आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, कठोपनिषद हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर और न देकर सत्यमेव जयते या फिर यदा नध पूछे तो आप लोग मुंडकोपनिषद बताना, लेकिन यहाँ पर अड़ो अड़ियान पूछा है तो क्या बताना, कठोपनिषद, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। दोस्तों याद रखना, इसका भी आंसर आप क्वेश्चन को पढ़कर बता सकते हैं। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है, तो समुद्र में। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है दोस्तों, याद रखना, महान से भी महान आत्मा होता है। क्या होता है, तो आत्मा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, क्योंकि महान से भी महान आत्मा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, धर्म की, असत्य की, या फिर सत्य और असत्य दोनों की। दोस्तों याद रखना, असत्य यानी कि झूठ का कभी भी विजय नहीं होता है। असत्य का कभी भी विजय प्राप्त नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। दोस्तों पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर देगा 2500 वर्ष पुराना। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितने प्रश्नों का आंसर आप पहले से दे सकते थे, या फिर कितना प्रश्न आपको पहले से याद था। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और सभी लोग एक एक कमेंट और एक एक लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है।
है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि यह संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट संस्कृत में फेल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को फेल नहीं होना है। अगर आप लोग संस्कृत में कुछ भी लिख दोगे ना तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने मैट्रिक बोर्ड से गुजर चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाएगा, क्योंकि हम लोग तो 400 प्लस हम लोग का नंबर आया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी मतलब 400 प्लस ला सके। उम्मीद है कि 400 प्लस लाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर की कुटिनितम काव्य के कवि कौन है। कुटिनितम काव्य के कवि कौन है, तो दोस्तों याद रखना कुटिनितम काव्य के कवि कौन है दोस्तों, याद रखना दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दामोदर गुप्त। लेकिन यहाँ पर कुटिनितम न देकर काव्य मीमांसा दे दे तो याद रखना उसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा दे दे तो उसका हो जाएगा राजशेखर। देखिए तो यहाँ पर 21 नंबर में प्रश्न आएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, मेगास्थनीज, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो दोस्तों मैं आपको अभी बताया राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए तो पढ़िए तो ध्यान से कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि घ हो जाएगा। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ग, पटन देवी, ठीक है। अलस कथा का रचयिता कौन है दोस्तों, अलस कथा चार आलसियों के बारे में आप लोग पढ़ा हुई होगा, जिसके लेखक विद्यापति है, ठीक है। जिसका लेखक कौन है, विद्यापति। चारों आलसी के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ोगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं ना, एक बात बता दूं, उस बात को आप लोग हमेशा याद रखना। अगर मेरी बात यह खराब लगे ना तो आप लोग मतलब कि वीडियो को कमेंट मत देना। कि मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो संस्कृत का फ्यूशन बुक है ना, उसमें से 5 या 6 चैप्टर है, उसी में से आपके बोर्ड में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी कोई किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे मंदाकिनी वर्णम हो गया, और अलस कथा हो गया, भारत महिमा हो गया, और ये व्याघ्रपति कथा हो गया, और पाटलिपुत्र का वैभव हो गया। इसी सब मतलब कि चैप्टर से ज़्यादा तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों सभी के बारे में दोस्तों अगर आप लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए मैं आपको अभी बताया था कि उस चैनल पर आपको जाना होगा, और वहाँ से आपको मतलब उस चैनल पर आपको जाइएगा तो संस्कृत का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपको आपके बोर्ड में 4 प्रश्न संस्कृत में लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है। तो सबका लेटर उस चैनल पर उपलब्ध है। आपको जिस चीज़ पर भी लेटर लिखना है, किसी पर भी लेटर लिखना है संस्कृत में, उस चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए तो, और एक बार तो उस चैनल पर जाइए और देखिए उसका वीडियो कि कैसे है, ठीक है। वो भी मेरा ही चैनल है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर दोस्तों। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है। तो एक वचन का कौन सा रूप है दोस्तों, आप बताइए तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रेयस्ती। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है 26 नंबर की नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप है। दोस्तों आप लोग जैसे बालक शब्द का रूप याद किए होंगे, वैसे ही आप लोग नदी का भी याद किए होंगे। तो आप लोग नदी याद किए होंगे तो बताइएगा तृतीय एक वचन का कौन सा रूप है नदी का। अब फटाफट बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नधा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, नधा। वैसे ही 27 नंबर कि पितरी किस विभक्ति का रूप है। पितरी किस विभक्ति का रूप है, यानी कि पिता। पिता का आप लोग मतलब कि सब मतलब जो जैसे बालक शब्द का रूप याद होगा, वैसे ही पिता शब्द का भी रूप याद होगा। तो पितरी किस विभक्ति का रूप है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं पितरी जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का, ठीक है। और यहाँ पर आ गया दोस्तों 28 नंबर गोसु। गोसु का मतलब गाय, ठीक है। मतलब कि गोसु किस शब्द का रूप है, गोसु किस शब्द का रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गो। गो धातु का रूप है, गो मतलब शब्द का रूप है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि सुंदरम में कौन सा तजती प्रत्यय है, मतलब कि सुंदरम में कौन सा प्रत्यय है। तो सुंदरम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, तो तमप प्रत्यय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए तो 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य प्लस त्वम, मनुष्य प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा। मनुष्य प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा। तो मैं आपको बता दूं मनुष्य त्वम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख।
प्रक्ष प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? प्रक्ष प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पृष्ठवा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठवा, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठनम में कौन सा प्रत्यय होता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखना। पठनम में जो प्रत्यय होता है वो होता है ल्यूट प्रत्यय। आपका क्या हो जाएगा? ल्यूट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको वीवीआई लगाना होगा। इस क्वेश्चन को वीवीआई का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब कि कितने स्टूडेंट बोलते हैं भाग भर से आएगा। ठीक है, भाग भर से आएगा, वीवीआई का फुल फॉर्म बताते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसीलिए वीवीआई लगा रहा हूँ क्योंकि यह जो संस्कृत सहचर का यह इतना मतलब डेंजरस क्वेश्चन है ना, जो कि कभी भी पूछ सकता है और लगातार भी पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन है कि किशोरी में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में किशोरी और गौरी दो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, किशोरी में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में दोस्तों कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो डी पे प्रत्यय होता है। क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सीमन प्लस डाप, सीमन प्लस डाप से कौन सा, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? याद रखना है। इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सीमा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि ग सीमा। ठीक है, सीमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में जो विभक्ति होती है वो षष्ठी और यानी कि छठवीं और सप्तमी दोनों होती है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। 36वां प्रश्न है कि विद्या प्लस एका का संधि होगा, संधि होगा, विद्या प्लस एका का संधि मतलब क्या होगा? तो दोस्तों आप बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो विद्या का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नरक नरक स्वेदम का संधि विच्छेद होगा, नरक स्वेदम का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नरकस्य प्लस ईदम। ठीक है, यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि नृत्यो प्लस नृत्यो भवन में कौन संधि है? नृत्यो भवन में कौन संधि है? तो नृत्यो भवन में कौन सा संधि है दोस्तों? याद रखना, पूर्वरूप संधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। संकल्पाच शब्द में किन किन वर्णों का संधि हुई है? संकल्पाच शब्द में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कर्मणि वीरा का समस्त पद होगा, कर्मणि वीरा का समस्त पद होगा। तो कर्मणि वीरा का समस्त पद जो होता है वो कर्म वीरा होता है, कर्म वीरा। ठीक है, जो कि आपके यह फ्यूसम का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि पुरुष सिंह का विग्रह होगा, विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? तो पुरुष सिंह का विग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? याद रखना, इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरुष सिंह यू, पुरुष सिंह यू। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि अशांति किस समास का उदाहरण है? दोस्तों याद रखना, जिस शब्द के पहले अ लग जाए, यानी कि अशुद्ध मतलब कि अशुभ वाला कार्य, अशांति, अशुद्ध, अपरिमाप, ऐसे शब्द में हम लोग नए समास कहते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? नए समास। जिस शब्द के पहले अ लग जाए उसे हम नए समास कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर घ, दिगंबर। दिगंबर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 44 नंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मृगा सिन्हात विभेति वाक्य के सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, भिक्थराना भय हेतु। ठीक है, भिक्थरानाम भय हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन है? का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। बालकाय मोदकम रोचते, यानी कि बालक लड्डू खाता है, तो बालका मोदकम रोचते। ठीक है,
अगला क्वेश्चन के मोहन मोहन डैश डैश व्याकरण अधीनवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा। वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा, मतलब खाली स्थान पर इनमें से कौन सा पद रखे। तो क्या हो जाएगा मोहन मासेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। दोस्तों यहाँ पर जो संस्कृत शब्द का जो वर्ड होता है ना वो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क से पढ़िएगा इसे और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 47वां प्रश्न है दोस्तों कि आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है। आलोकपति पद में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क आड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 में नी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा। निर्णय, निरोग या फिर निर्माणम या फिर नियम। तो कौन सा शब्द बनेगा फ्रेंड्स बताइए। तो नियम बनेगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। अक्षिपत पद में कौन धातु है। अक्षिपत पद में कौन धातु है, तो आपको धातु बताना है, धातु कौन है। तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट छिप, ठीक है। शोभते किस लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन शोभते किस लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, तो लट लकार। आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो दोस्तों याद रखना सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि मंगलम पाठ से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के समय पाटलिपुत्र का समुद्वार हुआ। तो दोस्तों याद रखना मौर्य शासनकाल या फिर मुगल वंश शासन काल में या फिर गुप्त शासन काल में या फिर अंग्लावसन शासन काल में। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा मुगल वंश शासन काल में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर दोस्तों कि बताइए कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में रहता था। मिथिला में ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्री को, अपनी पत्नी मैत्री को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सप्तमी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। इसका आंसर अभी मैं आपको बताया विवाह में, ठीक है। याद रखना 56 नंबर दोस्तों प्रश्न है 56 नंबर कि अस्तु किस लकार का रूप है। अस्तु किस लकार का रूप है। तो अस्तु दोस्तों किस लकार का रूप होता है, तो लोट लकार। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है कि दूह प्लस आचार्य की संधि होगी। दूह प्लस आचार्य की संधि होगी, तो इसकी संधि क्या हो जाएगा, तो दूराचार। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख दूराचार, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है कि महापुरुषों का विग्रह करें। महापुरुषों का विग्रह करें, तो महापुरुष का विग्रह कैसे होगा, तो महान पुरुष। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अश्वा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। लास्ट क्वेश्चन है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो परिणाम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा परिणाम। परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो परिणाम। दोस्तों आज के लिए यही तक रहने देते हैं। दोस्तों अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो तो एक चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ से आपको मैथ का अगर आप लोग तैयारी नहीं किए होंगे ऑब्जेक्टिव का, तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और साथ ही संस्कृत का जो भी लेटर आता है आपके बोर्ड में लिखने के लिए, सभी को वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देखिए, ठीक है।